आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार, आप सभी को मथुरा न्यूज़ 24 में स्वागत है। मैं डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु, आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। मेरे साथ में उपस्थित हैं योगाचार्य बालकृष्ण शास्त्री जी। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ विशेष योग पर, योग आसनों पर, प्राणायाम पर, जिसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसा कि कहा गया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो अपने आप को अगर हम लोग प्रिवेंट करके रखते हैं, बचा करके रखते हैं, तो रोग होने की जो है स्थिति पैदा नहीं होती। तो आज का हमारा विषय है कि कुछ पर्टिकुलर जो बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इनमें हम किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए किन किन योग आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग आज अभ्यास करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे प्रकार के योग हैं और योग आसनास हैं, लेकिन हम लोग कुछ पार्ट में कुछ पर्टिकुलर आसनों को डिवाइड करके रखते हैं, जो आसना रिसर्च हो चुके हैं बेसिकली, और उन रिसर्च हुए आसनों को हम लोग अभ्यास करें अगर घर में, और कुछ खान पान एवं जीवनचर्या पर ध्यान देते हुए हम अपनी कैसी भी रोग क्यों ना हो, हम उसको बचा सकते हैं, अपने आप को उन रोगों से बचा सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के समय में हर चौथा व्यक्ति डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह से ग्रसित है। तो आज हम लोग सर्वप्रथम मधुमेह के ऊपर ही चर्चा करते हैं। वैसे दो प्रकार के डायबिटीज़ माने जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2। तो बेसिकली हम जो योग आसना है और जो भी मतलब कि नेचुरली हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, नेचुरली रेमेडीज़ हम लोग अपना सकते हैं, वो टाइप 2 में रिसर्च के बाद प्रमाणित है। तो हम लोग बेसिकली टाइप 2 के लिए यहाँ आज चर्चा करेंगे, फिर टाइप 1 के लिए भी मैं बताऊँगा आने वाले समय में। आज हम लोग बेसिकली टाइप 2 में चर्चा करते हैं। तो टाइप 2 में जो डायबिटीज़ होता है, उसमें ये होता है कि या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो गया है पैनक्रियास में किसी प्रकार की समस्या होने की वजह से, अथवा बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बन रहा है और इंसुलिन आपका बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन का बेसिकली काम ये होता है कि हमारे ब्लड के, जो हमारे शरीर में शुगर है, उसको मेंटेन करके, रेगुलेट करके रखे, बैलेंस करके रखे। तो इंसुलिन, या तो हम अपनी इंसुलिन को बढ़ा दें नेचुरली कुछ क्रियाओं के माध्यम से और पैनक्रियास को स्टिमुलेट करने के माध्यम से, और कुछ होम रेमेडी मतलब कि घरेलू उपचार के माध्यम से, अथवा ग्लूकोज का सेवन हम लोग कम से कम करें और जीवनचर्या को सुधारें। तो बेसिकली कुछ आसना है, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन पैनक्रियास से होता है, पैनक्रियास के आपके पीटा सेल वगैरह से होता है। तो इस कारण से हम लोग का ध्यान बेसिकली पैनक्रियास को स्टिमुलेट करने पे होता है कि अगर पैनक्रियास को पे हम लोग आसनों के माध्यम से प्रभाव पहुंचाते हैं, तो पैनक्रियास का जो फंक्शन है वो सुचारू होने लग जाता है, उसका जो कार्य होता है वो सुचारू होने लग जाता है। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली ये ध्यान देंगे कि कौन से आसनास ऐसे हैं जो कि पैनक्रियास को प्रभावित कर रहे हैं। तो उनमें से जैसे कि बहुत सारे आसनास हैं। हम लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार में सर से लेकर के पैर तक के आसनास होते हैं। तो उसमें बेसिकली
जो पैनक्रियास का स्थान है एब्डोमेन मतलब कि पेट में, पेट के पीछे जो आपके आंत हैं उसके पीछे है। तो क्या होता है कि अगर हम लोग पेट के ऊपर दबाव देते हैं कोई भी आसना के माध्यम से, तो वो पैनक्रियास को प्रभावित करता है। तो सूर्य नमस्कार में देखेंगे हम लोग कि बहुत सारे ऐसे आसनास हैं जैसे कि पादहस्तासना है जो कि पेट को प्रभावित करता है, तो वो आसना भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भुजंगासना है, उसमें अच्छी खासी स्ट्रेचिंग होती है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। और सर्वप्रथम ये भी ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपका वर्कआउट नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, तो भी ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती है। स्ट्रेस वगैरह, वर्कआउट वगैरह नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा है, खान पान ठीक नहीं है, जीवनचर्या बेकार है, तो ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार से बेसिकली। तो कौन कौन से इसके बाद हम लोग आसना करेंगे बेसिकली, और ये फ़िलहाल हम लोग अभी सूर्य नमस्कार से शुरू करते हैं। ये पहला स्टेप है, इसमें बेसिकली 7 आसन होते हैं जिसमें से पहले 5 हम लोग रिपीट करते हैं। कोई भी आसन करते वक्त हमें श्वास पे ध्यान देना अति आवश्यक होता है। श्वास, शरीर और मन का मिलन ही योग है। तो हम लोग यहाँ सांस पे ध्यान देते हुए जो नमस्कार मुद्रा है उसमें सांस सामान्य होगा। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथों को हम लोग ऊपर की ओर उठाएंगे, इनहेल करते हुए हस्तोत्तानासना। तीसरा है सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासना, आगे की ओर झुकेंगे। सिर को घुटने से छिपाने का प्रयास करेंगे, घुटना आपका सीधा होगा। इसमें सांस को छोड़ना है। अगर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो ज़्यादा देर होल्ड करके नहीं रखना है। अब हम लोग पुनः सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए एक पैर को पीछे ले जाएंगे, यानी कि अभी हम लोग बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, दाएं पैर को आगे रखेंगे। ये अश्वसंचालन आसना है। इसमें दोनों हाथों के बीच आपका दायां पैर रहेगा, सिर ऊपर की ओर उठा हुआ होगा। फाइनल पोज में जो अंतिम स्थिति है इसकी, उसमें आपको आंखों को बंद करके अपने भूमध्य पे ध्यान देना होगा। ये बहुत ही अच्छा आसना है आपके एब्डोमिनल डिसऑर्डर के लिए और स्ट्रेचिंग के लिए बेसिकली। तो अब इसके बाद हम लोग सांस को छोड़ते हुए पुनः पर्वतासन का अभ्यास करेंगे। पर्वतासना, ये माउंटेन पोज इसको बोलते हैं हम लोग। पर्वत की तरह हम लोग पूरे बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, कमर को पूरा उठाते हैं, हाथ स्ट्रेच होते हैं, सिर जो है ज़मीन से टच करने का प्रयास करते हैं हम लोग बेसिकली, और एरिया जो है ज़मीन से टच हो रही होती है। 6 अब साष्टांग नमस्कार। इसमें हमारे ठुड्डी, छाती, घुटना और पैर के अंगूठे ज़मीन पे होते हैं, बाकी सभी अंग हमारे ज़मीन से ऊपर उठे हुए होते हैं, यानी कि कमर हमारा उठा हुआ होता है, गर्दन और छाती के बीच में गैप होता है, पेट और घुटने के बीच में गैप होता है, घुटने और पैर के उंगलियों के बीच में उठा हुआ होता है, हथेलियाँ छाती के साइड में होती हैं। ये बहुत ही अच्छा आसना है। इसके बाद हम लोग भुजंगासना की ओर बढ़ेंगे। इसमें पुनः पैर की उंगलियों को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे, सांस को भरते हुए सिर को उठाएंगे। ये आसना श्वास के रोगों के लिए उत्तम है, साथ ही कमर के रोगों में भी ये सहायक है। इसके बाद 8वां पुनः हम लोग रिपीट करेंगे। 5 मैंने जैसा बताया था कि 5 आसना पहले जो है उनको रिपीट करना होता है। तो पर्वतासना, इसमें पुनः सांस को छोड़ना होता है हमें। 9 अश्वसंचालन आसना, फिर से ये रिपीट हुआ। इसमें पुनः हम लोगों को सांस को भरना है। 10 पादहस्तासना। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब कि हाथ, हाथों को पैरों तक ले जाना है, और जो पैर के अंगूठे हैं अथवा टखने हैं उसको हम लोग
पकड़ सकते हैं, सिर को घुटने से छिपाने का प्रयास कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि सिर घुटने से छिपे एवं घुटना आपका सीधा रहे। 11 हस्तोत्थानासना पुनः कमर के रोगों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। वापस आएं। नमस्कार मुद्रा, इसमें सांस सामान्य होगा। तो यह सूर्य नमस्कार अगर हम मात्र करते हैं तो इसमें सिर से लेकर के पांव तक के सभी रोगों के लिए इसमें आसन बताए गए हैं। अच्छी खासी स्ट्रेचिंग है, अच्छा खासा सभी अंगों पर प्रभाव पड़ता है। अब जो पर्टिकुलर आसना हैं, जो महत्वपूर्ण आसना हैं डायबिटीज़ के लिए, उन पे हम लोग ध्यान देंगे। तो उसमें मैं 3 सीरीज़ में आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। 3 सीरीज़ में ऐसे कि हम लोग पहले खड़े होकर के, फिर लेट करके, फिर बैठ करके हम लोग आसनों का अभ्यास करेंगे। तो पहले सर्वप्रथम हम लोग जो खड़े होकर के आसन हैं डायबिटीज़ के लिए, मधुमेह के लिए, वह आसन हम लोग दोहराएंगे, अभ्यास करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने सूर्य नमस्कार में भी किया था, पाद हस्तासना, तो पाद हस्तासना सर्वप्रथम हम लोग करेंगे। पाद हस्तासन करने वाले व्यक्ति या ये अवश्य ध्यान दें कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो यह ध्यानपूर्वक करें अथवा किसी गुरु के सानिध्य में करें। दोनों पैर आपके जुड़े हुए होंगे। घुटनों से सिर को छिपाने का प्रयास करना है। इसमें हम लोग 2 से 3 सेकंड तक शुरुआत में रह सकते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग जो ड्यूरेशन है, होल्डिंग टाइम है, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। जितना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हम लोगों को लाभ प्राप्त होगा। सांस को भरते हुए वापस आना है। यह था हमारा पाद हस्तासना। अब इसके बाद हम लोग करेंगे त्रिकोणासना। त्रिकोणासना, ट्रायंगल पोज। ज़्यादा से ज़्यादा पैरों को फैलाएंगे, 2 से 3 फीट तक हम लोग फैला सकते हैं। प्रयास हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैरों को फैलाने का रहेगा। वैसे तो बहुत प्रकार के त्रिकोणासना होते हैं, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ जो अभ्यास करने जा रहे हैं वो डायबिटीज़ के लिए है। तो पेट पे जिस तरीके से प्रभाव पड़े वह आसन हम लोग इस पर करेंगे यहाँ। तो दोनों हाथों को हम लोग फैलाएंगे सांस को भरते हुए। 2 प्रकार से त्रिकोणासना मैं आज बताऊंगा यहाँ। सांसों को छोड़ते हुए हम लोग अपनी दाईं ओर टर्न करेंगे, बॉडी को बेंड करेंगे। हथेलियाँ, जो बाएं हाथ की हथेलियाँ हैं वो सीधी होंगी आसमान की ओर। स्ट्रेच करेंगे पूरे आर्म्स को। ऊपर हथेलियों की तरफ देखेंगे। आपका जो दायां हाथ है वह पैरों के ऊपर होगा, पैर के अंगूठे आप पकड़ेंगे। दाएं हाथ से पैर के अंगूठे आप पकड़ेंगे। घुटना दोनों सीधा होगा। अब पुनः सांस को भरते हुए वापस इसी प्रकार से दूसरी ओर। बाएं पैर को बाईं ओर हम लोगों ने टर्न किया। अब सांस को छोड़ते हुए बाईं ओर पूरी बॉडी को बेंड किया। प्रयास ये रहेगा कि हमारा जो शरीर है वह पूरा एक लाइन में है। ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स जो है आपके स्ट्रेच हो रहे हैं। जितना आर्म्स स्ट्रेच होगा आपके जो कांख हैं, आपकी जो लेटरल साइड है बॉडी का, उस पर प्रभाव पड़ेगा। सांस को भरते हुए पुनः वापस। यह पहला वेरिएशन था। इसके बाद हम लोग दूसरा वेरिएशन इसका करेंगे, जो दूसरी प्रकार से हम लोग त्रिकोणासन का अभ्यास कर सकते हैं, वह मैं आपको बताता हूँ।
तो दोनों हाथों को पुनः हम लोग सांस को भरते हुए फैलाएंगे कंधों के साइड में। दोनों पैर आपके सामने की ओर ही होंगे। सांस को छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को दाएं पैर से टच करना है। बैंड करते हुए सांस को छोड़ते हुए हथेलियां ऊपर, जो दाएं हाथ की हथेली है वो ऊपर और ऊपर की ओर हम लोग देखेंगे। क्रॉस करते हुए हम लोगों को बैंड करना है। इसमें भी हम 2 से 5 सेकंड, 10 सेकंड से लेकर के कुछ मिनट तक हम लोग इसमें होल्ड कर सकते हैं। और होल्डिंग के लिए हम लोग 1 से लेकर 10 तक, 25 तक भी काउंट कर सकते हैं। सांस को पुनः भरते हुए वापस धीरे धीरे। इसी प्रकार हम लोग दूसरी ओर से भी अभ्यास करेंगे। सांस को छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाएं पैर से टच करेंगे। आपका बायां हाथ सीधा ऊपर, हथेलियां, आर्म्स, जो कंधा है, बाँह है, वो पूरा स्ट्रेच होगा। सांस को भरते हुए धीरे धीरे वापस रिलैक्स। तो ये थे हमारे त्रिकोणासना, जो हम लोग खड़े होकर के कर सकते हैं, त्रिकोणासन एवं पादहस्तासना। इसके बाद एक और आसना है जो कि कटी चक्र आसन हम लोग कहते हैं, या फिर कटी संचालन भी हम लोग कर सकते हैं साथ में। तो हम लोग यहाँ पे अभी कटी चक्रासन करेंगे। कटी चक्रासन के लिए आधे से 1 फीट का गैप, आधे से 1 फीट का गैप पैरों के बीच में, हाथ सीधा ले जाएंगे सामने की ओर। उसके बाद एक हाथ आपका कंधे पे होगा, एक हाथ कमर पे होगा। तो यह बायां हाथ यहाँ कंधे पे, दायां हाथ कमर पे, और जो हाथ कंधे पे है, जिस कंधे पे हाथ है उसी की तरफ आपको मुड़ना होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमर को मोड़ना होगा। आपकी जो नीचे की बॉडी है, कमर से नीचे की बॉडी है, उसे सीधा रखने का प्रयास आपको करना होगा। यह आसन भी हम लोग डायबिटीज़ एवं मोटापे में भी इसका हम लोग अभ्यास कर सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए वापस। तो ये खड़े होकर के आसना, जो स्टैंडिंग सीरीज ऑफ आसनास हैं डायबिटीज़ के लिए बेसिकली, तो वो हमने आज किए हैं। अब हम लोग बैठ के जो आसना है वो करेंगे। पहले हम लोग लेट के कर लेते हैं, उसके बाद बैठ के करेंगे। सर्वप्रथम हम लोगों को शवासन में लेटना होगा। सब की तरह जो मृत शरीर है उसके समान हम लोगों को लेटना होगा। पैर सीधा, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, एक दूसरे से अलग। हथेलियाँ शरीर से अलग, पूरा शरीर ढीला, शांत, शिथिल, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। यह शवासन की स्थिति है। मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई शांत, शिथिल, एकाग्र, बस और बस सांसों पे हमें ध्यान देना होगा। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ करके गुरुत्वाकर्षण को महसूस करना होगा। यह शवासन की स्थिति है। अब शवासन की स्थिति से ही हम लोग आसनों की ओर बढ़ेंगे, जो पर्टिकुलर डायबिटीज़ के लिए आसना है। दोनों हाथों को हम लोग सीधा ऊपर ले जाएंगे, दोनों पैरों को जोड़ेंगे, हाथों को सीधा अपने सिर के ऊपर, कंधों के ऊपर, सीधा ज़मीन पर। अब सांस को छोड़ते हुए हम लोग दोनों हाथों को उठाएंगे, पैरों को उठाएंगे, हाथों को पैरों के सामने लेकर के आएंगे। सिर आँखों के सामने में आपके अंगूठे होंगे पैरों के। यह नौका आसन की स्थिति है। इसमें पूरा हम लोगों का प्रभाव, इस आसन का प्रभाव आपके मेरुदंड पर, आपके पेट पर एवं कमर पर पड़ता है। तो पेट पे इसका मतलब कि आप महसूस करेंगे कि कंपन आपको हो रहा है। तो इस कारण से ये डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में भी एवं मोटापा जैसी बीमारियों में भी, मोटापा जैसी स्थिति में भी यह फ़ायदेमंद साबित होता है। सांस को पुनः छोड़ते हुए वापस आएंगे।
तो यह था हमारा नौकासना, बोट पोज। इसके भी बहुत सारे वेरिएशन हैं, लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल एक ही का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो लेट के करने वाले आसना हैं उसमें से कुछ आसना आज मैं आप लोगों के समक्ष बता रहा हूँ, जिनमें से एक नौकासना। अब हम लोग मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। मरकट आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को जोड़ करके रखेंगे, हथेलियां कंधों के साइड में फैलाइए। अब सांस को भरते हुए अपने दाएं पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे। 60, 90, 120 कोशिश करेंगे। अब दाएं पैर को बाएं हाथ की ओर बेंड करने की कोशिश करेंगे। दाएं पैर को बाएं हाथ की ओर झुकाने का प्रयास करेंगे। आपका जो चेहरा होगा वो दाईं ओर, दाएं हथेलियों को, दाएं हाथों को देख रहा होगा। ठुड्डी कंधे पे होगी, दाएं कंधे पे होगी। इसी प्रकार हम लोग दूसरी ओर से भी मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। इसमें भी हम लोग कुछ सेकंड से लेकर के मिनट तक जा सकते हैं। यह कमर के रोगों के लिए भी, सियाटिका जैसी परेशानियों के लिए भी लाभदायक है, मोटापा में भी लाभदायक है और आपके डायबिटीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है। सांस को छोड़ते हुए वापस जो लेट के करने वाले आसना हैं उनमें से एक और आसन हम लोग लास्ट रिपीट करेंगे, का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्तासना। पवन मतलब कि जो वायु है आपके शरीर में, जो दूषित वायु है, जो वेस्ट एयर है आपके शरीर में, उसको हम लोग किस प्रकार से बाहर निकालें, उसके लिए यह आसन बताया गया है। तो पवन मुक्तासना के लिए हम लोग दोनों पैरों को पुनः जोड़ेंगे, हथेलियाँ बॉडी के साइड में, दोनों हाथ पैरों को सीधा 90 डिग्री तक धीरे धीरे उठाएंगे, सांसों को भरते हुए। आप घुटने पे से अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, सिर को उठाएंगे एवं दोनों हाथों को अपने दोनों पैरों के ऊपर बांधने का प्रयास करेंगे। आपसे अगर पूरा इस प्रकार से अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो आप उंगलियों को इंटरलॉक कर सकते हैं, उंगलियों को बांध सकते हैं आपस में। हमारा प्रयास ये रहेगा कि ठुड्डी अथवा जो माथा है हमारे दोनों घुटनों के बीच में टच हो। अगर आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, अगर आप हाथ पकड़ पा रहे हैं तो आप प्रयास करें कि कलाई पकड़ने का, एवं कलाई पकड़ पा रहे हैं तो आप कोहनी पकड़ने का आपस में बांधने का प्रयास करें। तो उससे आपको अत्यधिक फ़ायदा होगा। अगर आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, डायबिटीज़ ऐसी बीमारियां हैं तो यह बहुत ही अच्छा आसन एवं बहुत ही फ़ायदेमंद आसन साबित होता है। सांस को छोड़ते हुए पुनः हम लोग रिलैक्स होंगे रिवर्स ऑर्डर में, जिस प्रकार से हम लोग गए थे उसी प्रकार से। तो यह थे हमारे लेट के करने वाले आसना। अब हम लोग बैठ के करने वाले आसन की ओर बढ़ेंगे, सिटिंग सीरीज ऑफ आसनास। हम लोग दाईं ओर करवट लेकर के बैठेंगे। तो अब हमें इसमें बैठ के आसन करने वाले में सर्वप्रथम हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तानासना। आगे की ओर झुकने वाले जो आसन होते हैं वो करेंगे हम लोग। तो पश्चिमोत्तानासना के लिए हम लोग दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को सीधा सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, सीधा पीछे की ओर हल्का सा बेंड करेंगे। अब सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। लोअर बैक से झुकने का प्रयास करना है आपको। कमर के जो नीचे वाला हिस्सा है, जो कमर और नितंब का जोड़ है, वहाँ से आपको मोड़ने का प्रयास करना है और सिर को घुटने से छिपाने का प्रयास करना है। आप लोग पैर के अंगूठों को पकड़ सकते हैं, पैर के अंगूठों को पकड़ सकते हैं, पैर को पकड़ सकते हैं। प्रयास ये रहेगा कि कोहनी आपकी ज़मीन से टच हो एवं प्रयास ये रहेगा कि आपका जो माथा है वह घुटने से टच हो। धीरे धीरे हम लोग अभ्यास करेंगे। सांस को भरते हुए वापस
तो यह था हमारा पश्चिमोत्तान आसन। यह आसन भी डायबिटीज़, मोटापा इत्यादि में लाभदायक है। पीसीओडी महिलाओं में ऐसी समस्याएं होती हैं तो पीसीओडी में भी ये बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुआ है। अब हम लोग इसके बाद आसन करेंगे जानु शीर्षासना। जानु शीर्षासना मतलब कि जैसा कि नाम है, जांग से सिर को छिपाने का प्रयास करना है। घुटने को, अपने दाएं पैर को, घुटने को मोड़ करके बाएं घुटने के साइड में, मीडियल साइड में आपको रखना है। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाएंगे, हल्का सा पीछे की ओर जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर बेंड करेंगे, पैर के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। घुटना सीधा, सर घुटने पे। इस आसन में प्रयास ये रहेगा कि सांस को होल्ड ना करें। कोई भी आसन आप लोग कर रहे हैं तो सांसों को होल्ड ना करें, रोक करके ना रखें। जो फाइनल पोज है उसमें सांस को सामान्य रखें। सांस को भरते हुए पुनः वापस। इसी प्रकार दूसरी ओर से हम लोग करेंगे। बाएं पैर को मोड़ के दाएं जांघ के साइड में, जांघ के नीचे नहीं रखना है, जांघ के साइड में। सांस को भरते हुए पुनः वापस। तो यह था हमारा जानु शीर्षासना। अब इसके बाद हम लोग 2 आसन और करेंगे जो बैठ के कर सकते हैं हम लोग डायबिटीज़ जैसी समस्या में, एवं रिसर्च के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमाणित किया गया है और काफ़ी जगह उसका आपको रिसर्च देखने के लिए मिलेगा। तो वह जो आसना है वो है वक्रासन एवं अर्धमस्येंद्रासना। इन दोनों आसनों के अभ्यास से पूरा प्रभाव, डायरेक्ट प्रभाव हमारे पैनक्रियास पे पड़ता है और इससे तुरंत हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम हम लोग वक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने बाएं घुटने को मोड़ करके दाएं घुटने के मीडियल साइड में दाएं पैर को रखेंगे एवं बाएं हाथ को उठा करके दाएं घुटने को क्रॉस करते हुए दाएं पैर को पकड़ेंगे। दायां हाथ आपका कमर के रीढ़ की हड्डी के सेंटर में होगा, ठुड्डी जमीन पर। फाइनल पोज में आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान, आंखें बंद। आप महसूस करेंगे शरीर में आए प्रभावों का, स्ट्रेचेस का। अब सांस को भरते हुए पुनः हम लोग वापस आएंगे। यह आसन हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, यह डायरेक्ट इसका हमारे पैनक्रियास पे पड़ता है। तो ये हमारे वक्र आसन थे। अब हम लोग अर्धमस्येंद्र आसन का अभ्यास करेंगे। ये अर्धमस्येंद्र आसन आधे हम लोग इसमें 2 प्रकार से हम लोग करते हैं। एक मस्येंद्र आसन होता है, एक अर्धमस्येंद्र आसन होता है। तो ये हाफ मस्येंद्र आसन हम लोग इसको बोलते हैं। तो अर्धमस्येंद्र आसन के लिए पुनः हम लोग अपने बाएं पैर को दाएं जांघ के नीचे ले जाएंगे, पीछे की ओर। बाएं पैर को मोड़ करके दाएं जांघ के नीचे बाएं पैर को। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी वक्र आसन किया था, उसी प्रकार से हमें अपनी बॉडी को क्रॉस करते हुए, पैरों को, घुटने को क्रॉस करते हुए पैर को पकड़ना है। मात्र इसमें यह रहेगा कि हमारा जो पैर है वह मुड़ रहा है, दोनों तरफ दोनों पैर मुड़े हुए हैं। एक पैर जो घुटना है वो ज़मीन पे है मोड़ करके, एक पैर का घुटना मोड़ करके सीधा हम लोगों ने रखा हुआ है। तो यह है, इससे हमारे जांघों से पेट पे प्रभाव पड़ता है। तो यह अर्धमस्येंद्र आसन है। आप अगर कमर पे हाथ नहीं रख पा रहे हैं तो आप ज़मीन पर भी रख सकते हैं। पहली स्थिति में अगर हम लोग अभी अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं तो हम लोग ज़मीन पर रख करके भी हाथों को कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग दूसरी ओर से भी करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो जांघों की स्थिति है वो पेट को दबाव दे रही है, एवं जो हाथ है वो पूरा घुटने को क्रॉस करके पैरों को पकड़ रहा है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो पैर हैं, जो घुटना खड़ा है उस और जिस पैर को हमने पकड़ा है वो पैर घुटने से बाहर ना आए। घुटने के
पीछे या उसके बराबर में हो, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दबाव अपने पेट पे जांघों के माध्यम से फील कर सकें। ठुड्डी आपकी कंधे के ऊपर, कंधे के लेवल में होगी, कंधा पीछे की ओर ज़्यादा से ज़्यादा, आंखें बंद होगा फाइनल पोज में, और हम लोग सांसों पे ध्यान देंगे। चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान होगी। ये मत्स्येंद्र ऋषि के नाम के ऊपर यह हम लोग आसन करते आ रहे हैं। तो ये थे कुछ आसनास जो डायबिटीज़ में बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब हम लोग ये आसनों का अभ्यास किया। अब कुछ प्राणायाम जो हैं वो किस प्रकार से हम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम कपालभाति का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। कपालभाति जो है, कपाल मतलब कि चेहरा या फिर मुंड, और भाति मतलब चमकना। तो कपालभाति करने से चेहरे पे चमक तो आती ही है, परंतु क्योंकि इसमें फोर्सफुल एक्सलेशन होता है, तेज़ी से हम लोग सांस को छोड़ते हैं, तो तेज़ी से सांस को छोड़ते वक्त पेट एकदम झटके से अंदर की ओर दबाव देता है। और क्योंकि यह पेट अंदर झटके से दबाव देता है अंदर की ओर, तो होता यह है कि पेट की दबाव से पैनक्रियास पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। सांसों का जो ये एक प्रकार से ये एक्सरसाइज है, तो सांसों की अगर गति आपकी सही रहेगी, सांसों की प्रक्रिया आपकी सही रहेगी, तो स्वतः ही आप रोग मुक्त रहेंगे। पेट के ऊपर दबाव पड़ रहा है, इसलिए आपको पैनक्रियास पे भी प्रभाव पड़ेगा, वेट लॉस पे भी आपको प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी होगी, आंखें बंद, चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान। अब हम लोग इसमें करना ये है कि 1 मिनट में 120 बार तक जो सामान्य लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, वह कर सकते हैं 1 मिनट में 120 बार तक। प्रयास ये रहेगा, एक पहली बार में ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम लोग 60 से लेकर के 80 तक, 80 से लेकर के 100 तक, 100 से लेकर के 120 तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। एवं अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं और साथ में डायबिटीज़ जैसी समस्या है, तो हम लोग 1 मिनट में 30 से 60 बार तक कर सकते हैं। यानी कि 1 सेकंड 2 सेकंड में एक बार हम लोग सांस को छोड़ेंगे। इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि बस हम लोग सांसों को छोड़ रहे हैं और सांसों को ले नहीं रहे हैं। सांस स्वतः ही हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। सांस लेने की स्थिति पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। सांस छोड़ने के जो प्रक्रिया है उस पर हम लोगों का ध्यान होगा। चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कान होगी। ऐसा माना जाता है, ऐसा रिसर्च हो चुका है कि कोई भी ध्यान, प्राणायाम, योग इत्यादि करते वक्त जैसा आपका एक्सप्रेशन आपके शरीर आपके चेहरे पर होगा, वैसा ही एक्सप्रेशन आपके डे टू डे लाइफ में देखने को मिलेगा। तो हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि कोई भी आसन करते वक्त हमारे चेहरे पे मुस्कान बनी रहे और स्थिर सुखम आसन का अभ्यास हम लोग पालन करते रहें। यानी कि स्थिरता से सुखपूर्वक, मतलब बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही शांत होकर के, बहुत ही प्रेम पूर्वक, शांत पूर्वक हम लोग योग आसन का अभ्यास करें, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव इसका देखने के लिए मिल सकता है। तो यह था कपालभाति। आप पुनः मैं एक बार और आपको दोहराऊंगा। अब हम लोग हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट हैं वो किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो 2 सेकंड में एक बार हम लोगों को सांस लेना है, धीरे धीरे। यानी कि आप देखेंगे पेट की जो गति है वह अंदर की ओर धकेल रही है, मेरुदंड को पुश कर रही है। इस प्रकार से हम हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं कुछ बेसिक प्राणायाम का, क्योंकि डायबिटीज़ जो है, हाई ब्लड प्रेशर जो है, वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब कि जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं वह है। तो जीवन शैली में सबसे बड़ा मेन जो कारण है वह स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता है। तो तनाव और चिंता को दूर करने के लिए जो प्राणायाम है वह प्राणायाम मैं आपको अभी बताता हूँ। वह प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम एवं अनुलोम विलोम प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर मतलब कि जो भंवरे होते हैं उनकी तरह हम लोगों को गुंजन करके उस पर ध्यान लगाना होता है। वह एक प्रकार का प्राणायाम है। तो अभी हम लोग अभ्यास करेंगे। इसमें 2 प्रकार से हम लोग अभ्यास करते हैं, एक सन्मुखी मुद्रा लगा करके, एक बिना सन्मुखी मुद्रा के। इन कानों को बंद करके हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। तो हम लोग बिना सन्मुखी मुद्रा के करेंगे जिससे कि आसानी हो आप सभी के लिए। तो
इंडेक्स फिंगर जो पहली उंगली है अंगूठे की, उसको हम लोग कानों को बंद कर लेंगे, उससे आंखें बंद होंगी हमारी, मुंह बंद होगा। अब हम लोग चेहरे पे पुनः एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान रखेंगे, सांस को भरेंगे नासिका से। अब सांस को नासिका से ही छोड़ते वक्त हम लोग गले से हमिंग साउंड यानी कि भंवरे की तरह गुंजन जैसी ध्वनि को उत्पन्न करेंगे। उस ध्वनि पे ध्यान लगाएंगे अथवा उस ध्वनि के माध्यम से हमारे जो चेहरा है, हमारा जो स्कल है, उसमें कंपन महसूस होगी, उसको हम लोगों को महसूस करना है। ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है तनाव को दूर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। अगर ब्रेन में क्लॉट है तो उसके लिए, ENT यानी कि आइज़, नोज़ और थ्रोट जैसी बीमारियों के लिए, गले की समस्याओं के लिए, मस्तिष्क की समस्याओं के लिए, नासिका की समस्याओं के लिए, कान की समस्याओं के लिए यह फ़ायदेमंद है। जिनके कानों में मवाद बन जाता हो वे इसका अभ्यास ना करें, अथवा सभी लोग कर सकते हैं। इसका अभ्यास हम लोग 5 से लेकर के 15 बार तक कर सकते हैं। रिलैक्स। तो ये थे हमारे कुछ आसन, कुछ प्राणायाम। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और पुनः हम लोग मिलेंगे दूसरे सत्र में। और तो ये अगर आसना आप लोग करते हैं तो आप लोग घर पे बैठ करके भी अपने जीवन शैली को भी सुधार सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं, रोग मुक्त रख सकते हैं एवं अपना जीवन खुशहाल, अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। अगले सत्र में हम लोगों का जो अभ्यास होगा वह इम्यूनिटी के ऊपर होगा। मैं इम्यूनिटी के ऊपर चर्चा करूंगा, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको हम लोग किस प्रकार से अपने घरेलू उपचार से, योग से, आसनों से, प्राकृतिक चिकित्सा से एवं आयुर्वेद से कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि कोई भी बीमारी आने से पहले ही दूर हो जाए और जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह मजबूत हो एवं किसी भी प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आने वाले सत्र में भी इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।